हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 9 यानी कि ज्योग्राफी हमारी प्रारंभ हो रखी। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है हम लोग वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली के विषय में बात कर रहे थे। तो कल एक लेक्चर हमारा इसमें हो चुका था। आज हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें गौर कर कर एक एक करके आपका देखनी है। वायु राशियों पर हमको बात करनी है। तो कल बेसिकली हम लोग आपका चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात को पढ़ चुके थे। देखिए, चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात को बताने से पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब दो विपरीत वाताग्र आपस में मिलते हैं, देखिए कोई वाताग्र ये आया, इधर से आ रहा है, और कोई वाताग्र इधर से आ रहा है। ठीक, अगर ये भारी होगा तो ये इस तरीके से घूमेगा और ये होगा तो इस तरीके से। तो आपको पता है कि चक्रवात और साथ में जो आपके पृथ्वी चक्रवात है उनका जो हमारे गोलार्ध हैं उनकी क्या स्थिति है। तो कल भी आपको पता था कि जब दो वाताग्र मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, चाहे एक ठंडा गर्म मिले, गर्म ठंडा मिले या गरम गरम मिले, गरम गरम में वेरिएशन होगा कि कौन सा ज्यादा गर्म है, कुछ उसके तुलना में वार्म होगा। तो ये चक्रवात और निम्न चक्रवात के जो स्टेप हैं आपके सामने आपको दिखाई देंगे कि कहाँ पर कौन से और किस तरीके के। ठीक, तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात को पढ़े हैं। केंद्र में लो होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की क्या है विपरीत होते हैं और दक्षिणी में आपका घड़ी के क्लॉकवाइज होते हैं, जबकि पृथ्वी चक्रवात में हाई प्रेशर सेंटर में होता है और घड़ी के अनुरूप होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में आपका विपरीत होता है। तो ये स्थिति आपका याद रहेगा। इतना इतना हम लोगों ने इसमें बेसिकली आपका गौर करके देख लिया था चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात का। अब देखिए, बात कर रहे थे ITCZ की, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की। तो आपको पता है जो ICTZ है ये कहाँ होती है बेसिकली। तो बेसिकली जो हमारा 0 डिग्री है उसी पर आपका क्षेत्र होता है और वहीं बनती है। और जब दो आपस में हवा आके मिलती हैं उसी क्षेत्र को बोलते हैं अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अभिसरण क्षेत्र। और अब जब यहाँ दो आपस में हवा उतरेंगी तो यहाँ कैसा प्रेशर बनता है? यहाँ आपका लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर आपका। तो ध्यान रहे कैसा बनेगा? लो प्रेशर आपका बनेगा। और ध्यान रखिए, यह सबसे बड़ी बात है कि जब एक हवा ऐसे आई और ये आई, जब ये आपस में मिले तो यही तो बनेगा। यही है आपका ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्षेत्र जो है आपका बनता है और हमें दिखता है। ठीक, और देखिए अभिसरित वायु संवहन कोष के साथ ऊपर उठती है, क्षोभ मंडल के 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ जाती है और फिर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। अब आपस में टकराएगी, इस तरीके से हवा आई, यहाँ टकराई, तो ये जो टकरा रही है यही क्षेत्र है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ से ही इस तरीके से हवा उठेगी, संवहन रूप में ऊपर जाएगी और 14 किलोमीटर तक उठेगी और 14 किलोमीटर जाने के बाद वापस वो कहाँ फैलेगी? आपका ध्रुवों की तरफ। यानी कि इस तरीके से दो हवाएं आपस में आ रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। ये जो मिलने वाला क्षेत्र है जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, यही गैप है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब यहाँ मिलेगी तो हवा आपस में टकराएगी, इस तरीके से ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के वो इस तरीके 14 किलोमीटर के बाद वापस फैल जाएगी। ठीक, तो वो क्या होगा? 14 किलोमीटर क्षोभ मंडल में ऊपर उठती है और फिर आपका ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। कैसी होती है? ध्रुवों की ओर आपका प्रवाहित होती है। परिमाण स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्ष पर वायु एकत्र हो जाती है। इस एकत्र वायु का अवतलन होता है। यह कोण उच्च वायुदाब बनाता है। अवतलन के कारण एक वायुदाब 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी पर पहुंचती है और आपका ठंडी हो जाती है। कैसी होती है? आपका जब ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के गई, अब देखिए मैं आपको नहीं समझा,
यहां से उठी थी, अब ये वापस कहां उठी, ऊपर, और यहां कहां उतरेगी, ये 30 पर उतरेगी, यानी कि 0 वाली उठी और वापस कहां उतरी, 30 पर। 0 वाले उठी और वापस कहां उतरी, 30 डिग्री पर। ये 0 है और कहां उतर रही है, 30 डिग्री पर। तो जब 30 डिग्री पर उतरेगी तो कब उतरेगी, जब ठंडी हो जाएगी तो ही तो उतरेगी, क्योंकि गर्म होगी तो कैसी होगी, ऊपर उठेगी। तो वायु 30 डिग्री दक्षिण रेखा होती है और उपोष्ण होती है। जब वायु 30 डिग्री पर पहुंचती है तो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है। यह विषुवतीय व्रत की ओर पूर्व पूर्व की पवनों के रूप में बहती है। कैसी है, पूर्व की पवन के रूप में बहती है। विषुवतीय व्रत दोनों तरफ प्रभावित होता है। पूर्व की पवनों का अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती है। पूर्व की जो पवनें कहाँ मिलती हैं, ITC-Z पर मिलती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर दिशा में होने वाले परिसंचरण को और विपरीत दिशाओं पर होने वाले परिसंचरण को कोस्ट यानी कि सेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट भी हैं जिन्हें होल्टे कोस्ट कहते हैं, ठीक, हेडली कोस्ट कहते हैं, सॉरी हेडले कोस्ट कहते हैं, यानी कि हेडली सेल बनती है। अरे कि हेडली सेल कुछ नहीं है, 3 सेल हैं, वोकर सेल, हेडली सेल, ठीक, और एक सेल और मिलेगी आपको जो ITC-Z पे है, ठीक, फेरल, ठीक। अब होता क्या है, मेन कुछ नहीं है, हवा उठी, मान लीजिए हवा दोनों तरफ से आई, ये मिली 0 डिग्री पर, तो एक सेल तो ये बनी। सेल मतलब होता है तंत्र। वापस उठी, 30 डिग्री पर उठी, एक सेल ये बनी। फिर वापस उठी और 60 से जाकर 32 से जाकर 60 पर मिली, एक सेल ये बनी। तो इस तरीके से ही हेडली सेल, वोकर सेल और फेरल सेल का, हेडली सेल, वोकर सेल और फेरल सेल बनती है, ठीक। 3 सेलों का निर्माण होता है। मध्य अक्षांशीय परिसंचरण में ध्रुवों कहाँ होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। कहानी बड़ी सिंपल है, यही आपका दर्शाया गया है, ये तो आभिसरण वाले को दिखाया गया है, मैं आपको इस वाले मैप में दिखाऊंगा। और देखिए ये हवा मिली इस तरीके से, फिर ये खड़ी हुई, वापस ऊपर गई, और ये वापस फिर बैठी, कुछ इस दिशा में चलेगी, कुछ वापस इस दिशा, वहीं वापस इस दिशा में चलेगी। तो खड़ी होती हैं, बैठती हैं, फिर चलती हैं, इसी को कहते हैं ITC-Z। उपोष्ण उस कटिबंधीय क्षेत्र से गर्म हवा आती है और ऊपर उड़ जाती हैं। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। कैसे, पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है। कोस्ट, सरल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी व सघन वायु ध्रुवों पर अवतल होता है और मध्य अक्षांश ध्रुवों की पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। इस कोस्ट को ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इस कोस्ट को, आपका ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है। 3 कोस्ट वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का रूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा को निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण, ठीक, संचित बनाने के लिए रखा जाता है। इस तरीके से ही ये इन सबको आपका रखते हैं और हमको देखने के लिए मिलता है। ये मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सेल है। ये देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, ये हवा आ रही है, देखिए ये हवा आई, ये हवा आई इस तरीके से, ये यहाँ पर आई और ये यहाँ पर आई, ये ऐसे आई, ये आप आई। ये जो क्षेत्र है यही है ICTZ, ICTZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब यहां से हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, वापस कहां पहुंचेगी, 30 डिग्री पर। ऐसे ही कहां पहुंचेगी, 30 डिग्री पर, ठीक। ये क्षेत्र बनेगा लो प्रेशर जोन बेल्ट। फिर ये वापस हवा यहाँ की उठी हुई कहां पहुंचेंगी, वापस आपका 30 पर, 60 पर। तो एक जगह जो आपका 0 से उठकर 30 पर पहुंच रही है ये हेडले सेल, और 30 से 60 पर पहुंच रही है फेरल सेल आपका बनेगी, और ये बनेगी 0 वाली वॉकर सेल। तो इस तरीके से 3 सेलों का निर्माण होता है। पहले आप खाली इतना समझिए, मैं आपको वापस एक बार पुनः इस सेलों का जो संचरण है ये आपको बनाकर समझाऊंगा। पहले ये वाला पूरा पोर्शन देख लीजिए।
सेल कैसे बनती है। सेल मतलब तंत्र होता है बेसिकली जो आपका परिसंचरण के विपरीत होता है, उसको हम सेल कहते हैं। देख लिया, चलिए अब देखिए, यही है, इसमें यही कुछ हवाएं हैं जो आपका 30 डिग्री से 0 की तरफ चलती हैं। हम उनको कहते हैं आपका पूर्व व्यापारिक पवनें। कहां से चलती हैं? आपका 30 टू 0 की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये व्यापारिक पवनें हैं। क्या है आपकी? व्यापारिक पवनें। अगर आप इनको देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। देखिए, ये क्या है? ये 0 डिग्री से हैं, 30 नॉर्थ और 30 साउथ में है। तो ये कहां है? 0 पर है। इन्हीं को बोलते हैं उस अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। 0 डिग्री पर ये आपको देखने के लिए, ठीक, कहां मिलेंगी? 0 डिग्री पर ये हमको देखने के लिए मिल जाए। इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। ये आपका 30 डिग्री से 5 की तरफ बहती हैं बेसिकली। 5 डिग्री नॉर्थ ऑब्लिक साउथ, उसकी तरफ बहती। फिर है पछवा पवनें, जो आपका 30 से लेकर 60 के बीच आपका बहती हैं, नॉर्थ ऑब्लिक साउथ, दोनों गोलार्धों में आपको बहती हुई दिखाई। देख लिया? तो इस तरीके से चलती हैं। और आपको पोलर एरिया को वगैरह सब बनाना तो आता है ना, कि कहां पर कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ध्रुव कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, उपोष्ण कौन से हैं, शीतोष्ण कौन से हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को प्रभावित करता है। वायुमंडल बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अत्यधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। महासागरीय वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। अंतः संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों की अपेक्षा धीमे होते हैं। कैसे होते हैं? आपका धीमे कैसे होते हैं? चलिए, पवनों के प्रवाह के रूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन और वायु दाब पट्टी के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसा विस्थापन का सबसे अधिक सुस्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों में बदलाव देखा जा सकता है। और आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण में विभिन्न स्थानीय विसंगतियां आपका नीचे वर्णित है, कि अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ आपका विसंगतियां हैं वो भी वर्णित हैं, उनको भी हम आपका देखते हैं। ठीक, अब देखिए, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण एवं उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महासागर का गर्म या ठंडा होना, इसका ध्यान रखना। हिंद महासागर यानी कि परिसंचरण में अगर कोई सागर अपना रोल निभा रहा है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन। का हीट होना और कोल्ड होना एटमॉस्फेरिक के लिए और क्लाइमेटिक चेंज के लिए बहुत बड़ा रोल अपना प्ले कर रहा है। मध्य प्रशांत महासागर का गर्म जल दक्षिणी अमेरिका के तटों की ओर प्रवाहित होता है और पेरू की ठंडी जल धारा का स्थान ले लेता है। क्या लेता है? जो पेरू है, उस पेरू की जो ठंडी जलधारा है, उसका वो स्थान ले लेता है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति अल नीनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल नीनो। अल नीनो की घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन का गहरा संबंध है। होता क्या है, ध्यान दीजिए, वापस चलते हैं। ठंडा गर्म हो गया। अब मध्य जो आपका मिड पैसिफिक ओशन है, उसमें एक गर्म जलधारा बहती है, जो क्या है आपकी दक्षिणी अमेरिका की तट की ओर बहती है। कहां से बहती है? पैसिफिक जो आपका मध्य प्रशांत महासागर है, उसमें से अमेरिका की तट की तरफ बहती है। और पेरू की एक ठंडी धारा आती है, और वो गर्म जो है, गर्म धारा ठंडी का स्थान ले लेती है। तो पेरू के तट पर गर्म जलधारा की उपस्थिति में अल नीनो कहलाता है। पेरू के तट पर जो गर्म हीटिप होती है, उसको अल नीनो कहते हैं। और अल नीनो की घटना मध्य प्रशांत महासागर
और ऑस्ट्रेलिया के जो में एटमॉस्फेरिक जो चेंज है उसका गहरा प्रभाव है। अगर यहाँ गर्म होगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर तो वहां ठंडा हो जाएगा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया तट गर्म होगा यहाँ ठंडा हो जाएगा। तो इसमें एक दूसरे का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्रशांत महासागर पर वायु दाब में परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। और यही क्या है, यही है आपका साउथ पोल शिफ्टिंग। ठीक, इन दोलन में दक्षिणी दोलन बदलाव अल नीनो संयुक्त घटना है के नाम से जाना जाता है। जिन वर्षों में ईएनएसआई शक्तिशाली होता है विश्व में बृहत मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत अकाल होता है। चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार में अन्य भागों में मौसमी संबंधी भविष्यवाणी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसा है, प्रयोग किया जाता है। ये था आपका एक आपका साउथ पोल। ठीक, इसको देखिए। तो इस तरीके से अभी हम स्थलीय समीर और समुद्रीय समीर के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपका ठंडा गर्म होता है कैसे हवा आपका स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर जो हवा चलती है उनको हम समुद्रीय समीर और स्थलीय समीर कैसे कहते हैं ये देखेंगे। तो अभी पहले एक बार बच्चों इसको देख लीजिए, वापस लिख लीजिए। हम फिर अभी आपका वापस 1 मिनट तक आप देखिए, फिर आगे बढ़िए। अब थोड़ा यहाँ देखिए, कुछ आपकी पवनें होती हैं जो आपका स्थानीय पवनें होती हैं जो आपका लोकल विंड है। कुछ आपका मौसमी पवनें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोकल विंड के बारे में पढ़ेंगे। भूतल को गर्म और ठंडा होने के से विभिन्नता तथा दैनिक वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। अब होता क्या है, जो हमारा तल है, अब देखिए ये आपका लैंड है, ऐसे मान लीजिए ये आपका लैंड हुआ और ये आपका समुद्र हुआ। तो इनके गर्म और आपका ठंडा होने में कुछ अंतर आएगा। भाई ये कभी गर्म होंगे तो कभी ठंडे होंगे। अगर प्रॉपर धूप पड़ेगी तो गर्म होंगे और रात के समय ठंडे हो जाएंगे। तो दैनिक या वार्षिक रूप में भूतल, भूतल मतलब जो आपका भू परपटी है, चाहे उस पर समुद्र हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, कुछ भी हो, तो उनके ठंडे गर्म होने से वार्षिक चक्रों में बहुत सी स्थानीय और आपका क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। ठंडे गर्म होने की वजह से क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होंगी। कैसे क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होंगी, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये कोई आपका लैंड है, स्थल है, ठीक, और ये आपका कोई जल वाला पार्ट है। अब होता क्या है, आपका यहां से निकल रहा है सूर्य, सूर्य इसको भी गर्म कर रहा है, इसको भी गर्म कर रहा है। अब ये जल्दी गर्म होगा। अगर इसका टेम्परेचर जल्दी गर्म हुआ तो प्रेशर कैसा हुआ, लो प्रेशर। भाई अगर ध्यान दीजिए, अगर ये जल्दी गर्म हो रहा है, जल्दी हीटअप हो रहा है, तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। और अगर इसका टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। कैसा होगा, हाई होगा। और मैंने आपको बताया है जो हवा है वो कहां बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टू लो। तो हवा कहां चलेगी, इस दिशा में चलेगी। कहां चलेगी, हाई से लो की तरफ चलेगी। क्योंकि ये कंडीशन है दिन की, क्योंकि दिन में क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और पानी देर से गर्म होता है। और रात में क्या होगा, रात में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है इस जगह टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां हाई प्रेशर बनेगा और यहां टेम्परेचर रात में ज्यादा होगा, क्योंकि हीट छोड़ेगा, हीट को वापस जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर लो होगा। तो हवाएं रात में आपका स्थल से आपका कहां चलेंगी, समुद्र की ओर चलेंगी। तो यही है स्थलीय समीर, समुद्रीय समीर, जो आपका दैनिक और वार्षिक तापांतरों की वजह से उत्पन्न होने वाली जो स्थानीय क्षेत्रीय हवाएं हैं, जो आपका प्रेशर की वजह से बदलती हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से चीजें होती हैं, इनको हम यहीं आपका देखते हैं। ठीक, जो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से हमको
ये सारी चीजें आपका दिखाई दी। ठीक, इन्हीं को हाई प्रेशर ऑब्लिक लो प्रेशर कहते हैं। स्थल व समुद्रीय समीर, अब यही है स्थलीय समीर और समुद्री समीर किसको कहते हैं, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो भी हवा चलती है वो भूतल के ठंडे गर्म होने की और दैनिक तापांतर की विभिन्नता और चक्रों के विकास में जो परिवर्तन है उसकी वजह से ही उत्पन्न। ठीक, स्थल और समुद्र समीर, जैसा कि पहले वर्णित किया गया है कि उष्ण के अवशोषण और स्थानांतरण में स्थल और समुद्र में विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल डिफरेंसेस मिलता है हीट को छोड़ने में और हीट का अवशोषण करने में। बड़ा अंतर है समुद्र का और स्थल का, दोनों में अंतर पाया जाता है। इनमें होता क्या है, जो हमारा स्थल वाला भाग है और जो हमारा जल वाला भाग है, इसमें आपके महासागर आ गए, आपके सागर आ गए, और स्थल में आपका पर्वत पठार नदी वदी सब इसमें आ गए। तो होता क्या है, हर एक पदार्थ की अपनी प्रॉपर्टी है। ये कैसे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ही ठंडे होते हैं। लेकिन जल की अपनी प्रॉपर्टी है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसी वजह से देर से गर्म होना, देर से ठंडे होने की वजह से ही आपका टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन उत्पन्न होता है। कैसा होता है, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन उत्पन्न होता है। अब देखिए, जब यह जल्दी गर्म होगा तो टेम्परेचर कैसा हो गया, हाई, तो प्रेशर कैसा होगा, लो, यानी कि कम होगा। जब यहां टेम्परेचर आपका कम है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई, तो हवा कहां चलेंगी, हाई टू लो। ही मैंने बताया ना, हाई टू लो चलती हैं हवाएं। तो अगर यहां ये है आपका पानी और ये है स्थल, तो हवा कहां चलेंगी, इस तरफ बढ़ेगी। बस यही कंडीशन है हीट के अवशोषण को लेकर, और हीट की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी इसी के अंदर हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें आपको एक एक करके हमको देखने के लिए मिल जाती। ठीक, दिन के दौरान स्थल भाग में समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। समुद्र कैसा होता है, दिन की अपेक्षा आपका अधिक गर्म होता है। अतः स्थल की हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब का क्षेत्र बनाती हैं। समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और ऊपर क्षेत्र में वायु दाब बनाते हैं, और इसमें समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। यानी कि समुद्र अपेक्षा ठंडे रहते हैं और उच्च वायु दाब बनाता है। जब आपका टेम्परेचर कम रहेगा, तो मैंने अभी बताया ना, प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। देखिए, मैं कुछ साइन बनाता हूं। अगर इस तरीके से मैंने बनाया तो मैं टेम्परेचर प्रेशर को क्या दिखा रहा हूं, हाई दिखा रहा हूं, और नीचे की तरफ बनाया तो मैं लो दिखा रहा हूं। ठीक है, तो कैसा होता है, टेम्परेचर वेरिएशन उत्पन्न होता है और स्थल दाब प्रवणता उत्पन्न होती है। ठंडे गर्म रहने पर उच्च वायु दाब बनता है, जिससे समुद्र से स्थल की ओर प्रवणता बहती है, उत्पन्न होती है। समुद्र में स्थित तरफ को समुद्री समीर के रूप में प्रभावित होती है। रात्रि में एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है और दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की ओर तरफ बहती है और स्थल समीर का उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें आपका इसमें दिखाई देती। ठीक, ये देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत